हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 142 पर है। सेक्शन 142 बात करता है असेसमेंट से पहले जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इंक्वायरी की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के डेट में जो रेवेन्यू अथॉरिटीज असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कर रही हैं उनके अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई मायना नहीं रह जाता और असेसी को यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कराना है तो उसके लिए असेसी को हाई कोर्ट में रिट लगा करके एक ऑप्शन पे जाना पड़ता है और उसका असर ये होता है कि आज की डेट में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द वेरियस हाई कोर्ट्स जो है मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर देती हैं और असेसिंग ऑफिसर को एक अपनी गलती सुधारने का मौका हर बार दिया जाता है। और अब तो कुछ रिट पिटीशंस के डिसीजंस के अंदर यहां तक लिखा जाता है कि देयर इज नीडलेस टू से दैट द मैटर शुड बी रिमांडेड बैक टू द असेसिंग ऑफिसर। कहने का मतलब है कि अब रिमांड बैक जो है वो एक तरीके से असेसिंग अथॉरिटीज का एक राइट बन चुका है यदि वो जो भी असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं यदि उनको फॉलो नहीं करते। जो प्रेजेंट केस है वो भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। प्रेजेंट केस का नाम है दोरेस वामिया सुरेश बाबू वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड अनदर। ये केस 460 ITR पेज नंबर 429 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 जुलाई 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। असेसी की असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी। असेसी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेजा गया जानकारी कलेक्ट करने के लिए। नोटिस की डेट 10 मार्च 2022 की थी और उसको कंप्लाई करने की डेट 14 मार्च 2022 की थी। कहने का मतलब है कि असेसी को जो टाइम मिला वो प्रैक्टिकली 11, 12, 13 और 14 4 दिन का टाइम मिला। असेसी ने इस नोटिस का रिप्लाई दिया। नोटिस का रिप्लाई देने के बाद भी असेसी को सेक्शन 144 जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करता है उसके अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए नोटिस भेजा गया और ये नोटिस इस बार 23 मार्च 2022 को भेजा गया और इसको कंप्लाई करने की जो डेट थी वो 26 मार्च 2022 थी। कहने का मतलब है कि इस नोटिस में भी असेसी को जो मात्र टाइम दिया गया वो 22 मार्च का नोटिस इशू करके 26 मार्च को रिप्लाई देने की बात कही गई। प्रैक्टिकली देखा जाए तो असेसी को 23, 24, 25, 26 इसमें भी 4 दिन का टाइम मिला। बाद में असेसी को सेक्शन 147 का असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया गया एडिशन करके। असेसी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी। असेसी की जो दलीलें थी वो ये थी, सबसे पहले एसएससी का जो सबमिशन था वो ये था कि एसएससी को जो नोटिस भेजे गए वो किसी और ईमेल आईडी पर भेजे गए जबकि एसएससी ने अपना ईमेल आईडी डिपार्टमेंट के अंदर अपडेट कर दिया था और इस बात को रेवेन्यू ने भी माना कि एसएससी ने अपना ईमेल आईडी अपडेट कर दिया था। दूसरा, एसएससी का कहना यह था कि 19 नवंबर 2020 को डिपार्टमेंट ने एक एसओपी इशू किया था सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस के बारे में, जिसके तहत एसएससी को यदि सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेज करके जानकारी ली जाती है एसएससी से तो उस केस में एसएससी को पहले सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस के मुताबिक कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए और सब्सिक्वेंट नोटिस के अंदर एसएससी को कम से कम 7 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए, लिमिटेशन पीरियड को ध्यान में रखते हुए। जब इस रिट पिटीशन की सुनवाई हो रही थी तो डिपार्टमेंट का यह कहना था कि एसएससी ने भी अपने सबमिशंस नहीं दिए, इसलिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की गई। जब ये पूरा मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुना तो कर्नाटका हाई कोर्ट का यह कहना था कि हो सकता है कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने कोई इंफॉर्मेशन देने में कमी की हो, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस में सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उस नोटिस पर आधारित हैं जो पहला नोटिस है और जो दोनों नोटिस एसएससी को इशू किए गए उन दोनों नोटिस के अंदर जो टाइम दिया गया इन एनी केस वो 7 दिन से कम का टाइम था। कोर्ट का यह कहना था
कि रेवेन्यू ने खुद माना है कि रेवेन्यू ने एसएससी के दिए हुए ईमेल एड्रेस पर उसको नोटिस नहीं भेजे, और कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में यदि रेवेन्यू ने एसएससी को प्रॉपर टाइम दिया होता तो एसएससी ने अपने सारे जवाब ठीक से दिए होते और एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं किया जाता। कोर्ट ने जो ऑर्डर्स इशू किए गए, जो नोटिस इशू किए गए, उनको क्वेश किया और दोबारा असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक किया। कोर्ट के लिए भी एक मजबूरी है कि कोर्ट जो है पूरे मैटर को क्वेश नहीं कर सकती, इसलिए वो मैटर को रिमांड बैक करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार को कोई ना कोई ऐसे कानून के साथ सामने आना चाहिए जिसमें कानून के अंदर यह लिखा जाए कि यदि असेसिंग ऑफिसर्स प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते तो वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स जो है वो नल एंड वाइड होंगी। तभी ऐसा करने से जो असेसिंग ऑफिसर्स जो हैं वो प्रोसीजर्स का पालन करेंगे, जुडिशियल प्रिंसिपल्स का पालन करेंगे। अदरवाइज एसएससी के लिए ये एक तरीके का सर्कल है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को पूरी तरीके से ताक पर रखा जाता है, फिर एसएससी रिट कोर्ट में जाता है, फिर मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर खाली एसएससी का टाइम, एनर्जी, पैसा वेस्ट होता है और एक कोर्ट्स का बर्डन बढ़ता है पूरे इस प्रोसीजर के मुताबिक। कहीं ना कहीं जहां पर प्रोसीजर्स का पालन नहीं होता, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता, सर्कुलर्स को फॉलो नहीं किया जाता, जुडिशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता, वहां पर मैटर्स को रिमांड बैक ना करने का कानून होकर के उनको क्वेश करने का कानून होना चाहिए। जब तक ये लेजिस्लेचर में नहीं लाया जाएगा एसएससी के लिए ये तकलीफ बनी रहेगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दोरेश माहिया सुरेश बाबू वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड अनदर, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 429 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।